देखिए, लोकतंत्र में जो है लोगों को यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके लोक कल्याण के लिए और उनके अच्छे के लिए काम करे। इसमें सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना, अच्छी शिक्षा देना, रोजगार देना, सड़कों का निर्माण, गृह निर्माण आदि के द्वारा सरकार लोगों के लिए अच्छा काम करती है। लेकिन आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य का मतलब है कि बीमारियां या चोट से मुक्त रहना। लेकिन अगर हम इस पे ध्यान दें तो स्वास्थ्य केवल बीमारियों से जुड़ा हुआ नहीं है। हमें यहाँ पर उन कारणों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है जिनसे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति को पीने का स्वच्छ पानी मिले और भरपेट खाना मिले, शुद्ध वातावरण मिले, तो उसके स्वस्थ रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन यही उसे भरपेट खाना ना मिले और पीने का स्वच्छ पानी ना मिले और घुटन भरे वातावरण में रहना पड़े, तो उसके अस्वस्थ होने की संभावना कहीं अधिक बढ़ जाती है। देखिए, हम सभी चाहते हैं हम जो भी कार्य करें वह चिंता मुक्त होकर प्रसन्न स्थिति में करें और हमारे काम करने का तरीका ऊंचे मनोबल के साथ हो। सुस्त और चिंताग्रस्त होकर और लंबे समय तक डरे समय रहना जो है स्वास्थ्य के लक्षण नहीं है। हमें चाहिए कि हम तनाव मुक्त और प्रसन्न रहें, और यही जो है हमारे स्वास्थ्य की मतलब खास पहलू है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरीके से समस्या विहीन होना ही हमारा स्वास्थ्य कहलाता है। कहने का मतलब ये दैहिक यानी हम शरीर से अपने, और मानसिक अपने मन से, और सामाजिक रूप से मतलब समाज से भी हमें ऐसी कोई चिंता या इतनी कोई टेंशन का मुद्दा ना मिले जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब हो। तो कहना मतलब यह है, दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से समस्या विहीन रहना, यानी कोई समस्या ना हो, वह क्या कहलाता है? स्वास्थ्य कहलाता है। और यदि हम प्रसन्न और खुश रहेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे तो सामाजिक और शारीरिक और भावनात्मक जो हमारी ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियां हैं का सामना करने के लिए पूरी तरीके से समर्थ रहेंगे। कहना मतलब यह है, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे जीवन में, मानव जीवन में आने वाली सामाजिक, शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करने के लिए हम पूरी तरीके से समर्थ होंगे। देखिए, हम सभी यही चाहते हैं कि हम जो भी काम करें वह चुस्त होकर और ऊंचे मनोबल के साथ करें। तनावग्रस्त होना या लंबे समय तक डरे समय रहना ये हमारे स्वस्थ होने के लक्षण नहीं है। अगर हम प्रसन्नता या ऊंचे मनोबल के साथ किसी काम को करते हैं तो वह काम बेहतर भी होता है, और यही हमारे स्वस्थ होने के पहलू भी हैं। इस वजह से हमें प्रसन्न रहना चाहिए और तनाव मुक्त रहना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए खास पहलू हैं। तो कहने का मतलब यह है कि दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरीके से समस्या विहीन रहना ही हमारा क्या कहलाता है? स्वास्थ्य कहलाता है। और यदि हम स्वस्थ होंगे तो हमारे जीवन में आने वाली सामाजिक, शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करने के लिए हम पूरी तरीके से समर्थ होंगे और हम पूरी तरीके से सक्षम होंगे। देखिए, किसी भी देश का विकास इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि उस देश की जनसंख्या कितनी स्वस्थ है और कितने काम करने में बेहतर है। अगर हम भारत के स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात करें तो विश्व में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं, और यहाँ पर सबसे अधिक संख्या में डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष 15,000 नए डॉक्टर यहाँ पर योग्यता प्राप्त करते हैं। और अगर हम यहाँ भारत में हॉस्पिटल्स की बात करें तो आज़ादी के बाद 1950 में भारत में 2,717 अस्पताल थे। 1991 में इनकी संख्या बढ़कर 11,174 पहुंच गई, और 2000 आते आते इनकी संख्या क्या हो गई? 18,218। और अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, इसमें सरकारी अस्पतालों की संख्या कितनी है? 25,778। और इसमें अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स का अगर हम जोड़ दें तो प्राइवेट हॉस्पिटल की संख्या कितनी है यहाँ पे? 43,446। और भारत में बहुत बड़ी संख्या में विदेशी भी इलाज कराने के लिए आते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? चिकित्सा कहते हैं। और वह ऐसे अस्पतालों में अपना इलाज कराते हैं जिनकी तुलना विश्व के सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल से की जाती है। और अगर हम बात करें भारत में दवाइयों के निर्माण की, तो भारत दवाई में जो है विश्व में तीसरा सबसे बड़ा देश है, और यहाँ पर भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात भी किया जाता है, यानी भारत जो है दूसरे देशों को भी अपनी दवाइयाँ भेजता है। और अगर हम इस
इसके अगर निगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करें तो भारत में अक्सर डॉक्टर्स जो हैं शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा बसते हैं और ग्रामीण लोगों को डॉक्टर्स तक पहुंचने के लिए बहुत ही लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। और जनसंख्या के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है। और अगर हम बात करें तो 5 लाख लोग टीबी से मर जाते हैं और यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 20 लाख लोग मलेरिया से ग्रसित हो जाते हैं। और भारत में एक समस्या यह है क्योंकि स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल सबसे ज़्यादा जरूरी है और भारत में स्वच्छ जल की बहुत कमी है। अगर हम संचारी बीमारियों की बात करें जो पानी के द्वारा एक से दूसरे को होती है, इन बीमारियों में 21% जो है जल जनित होती हैं, यानी जल से होने वाली होती हैं, जैसे हैजा और हेपेटाइटिस। अब भारत में एक दुविधाहीन स्थिति यह है कि भारत में समस्त बच्चों में से आधे को खाना खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पाता। इस वजह से वह बचपन में ही कुपोषित हो जाते हैं। देखिए, बीमारियों से बचाव के लिए और उसके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारे स्वास्थ्य केंद्र हो गए, अस्पताल हो गए, टेस्टिंग के लिए लैब्स हो गई, ब्लड बैंक हो गए और एम्बुलेंस सेवा हो गई, जो कि मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। और इस व्यवस्था को चलाने के लिए हमें कुछ स्वास्थ्य सेवकों की, नर्सों की, डॉक्टर्स की और विशेषज्ञों की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें बीमारियों से रिलेटेड परामर्श दे सकें, बीमारियों की पहचान कर सकें और उनका इलाज कर सकें। देखिए, जब हम बीमार होते हैं तो हमें दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। भारत में जो है बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और दवाखाने उपलब्ध हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का अनुभव भी है और इतना ज्ञान भी है। और ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र भी हैं जो भारत के कई गांव और शहरों में फैले हुए हैं और गांव और शहरों के हजारों लाखों लोगों को इलाज मुहैया कराते हैं। और साथ ही साथ चिकित्सा विज्ञान में बहुत ही असाधारण प्रगति हुई है और नई नई तकनीकें आई हैं, तो लगभग हर बीमारी का इलाज आज संभव है। और भारत के जो ये सार्वजनिक चिकित्सालय हैं, ये गांव और शहरों के लगभग प्रत्येक व्यक्ति को ये सुविधाएं और इलाज प्रदान करते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हम पाएंगे कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है और इन सकारात्मक जो हमारे पॉजिटिव चेंजेस हैं, इनके बाद भी जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में हम असमर्थ हैं। और यह बहुत ही विरोधाभास की स्थिति है कि इतने संख्या में हॉस्पिटल्स होने के बावजूद भी, इतने डॉक्टर्स होने के बावजूद भी हम बहुत से लोगों को इलाज नहीं दे पाते और स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे पाते। और हमारे देश के पास देखिए पैसा भी है, उपयुक्त व्यक्ति भी हैं और ज्ञान भी है, लेकिन फिर भी हम इन सेवाओं को बहुत से लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की किसी ऐसी चैन है जिसे सरकार द्वारा चलाया जाता है। ये केंद्र और अस्पताल आपस में जुड़े होते हैं जो नगर की जनसंख्या और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं एवं उनके स्वास्थ्य की देखभाल एवं आवश्यक चीज़ें उनकी पूर्ति करती है। और ये सभी बीमारियों का, साधारण से लेकर विशेष देखभाल वाली बीमारियों तक का इलाज करते हैं। और ग्राम स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्राय एक नर्स एवं एक स्वास्थ्य सेवक रहता है जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख में कार्य करता है। और ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र जो है कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। और जिला स्तर पर एक जिला अस्पताल होता है और कई शहर ऐसे हैं जहां पे एक से अधिक भी जिला अस्पताल होते हैं और एक बार में नगर की जनसंख्या को इलाज एवं आवश्यक सुविधाएं पूरी कर सकते हैं। और जिला अस्पताल जो होते हैं उनकी देखरेख में ही ग्राम स्तर के ग्राम स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वजनिक इसलिए कहा जाता है। इसके कई कारण हैं, क्योंकि सरकार ने सभी नागरिकों को बेहतर इलाज देने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए इन हॉस्पिटल्स एवं स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया है। और दूसरी बात, इन स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने के लिए जो पैसा आता है वह भारतीय जनता द्वारा दिए गए टैक्स से आता है और इसलिए सबके लिए सुविधा मुहैया कराते हैं।
और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है, इसका उद्देश्य यह है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही कम कीमतों पर और सभी लोगों को प्रदान की जाएं, ताकि गरीब लोग भी इसमें अपना इलाज करा सकें। और इन स्वास्थ्य सेवाओं का और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि यह बीमारियां जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, चिकनगुनिया आदि को फैलने से भी रोकता है। और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए लोग जो हैं सरकार का साथ देते हैं, सरकार का सहयोग करते हैं। इन बीमारियों को रोकने की व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा ये असफल हो जाएंगे। उदाहरण के लिए अगर मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए अगर कोई सरकार अभियान चलाती है तो इसे सफल करने के लिए लोगों का सहयोग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लोग मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए सहयोग नहीं करेंगे तो मलेरिया के फैलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसी वजह से सरकार द्वारा जो एड कैंपेन्स वगैरह चलाए जाते हैं, सरकार द्वारा जो मैसेज छोड़े जाते हैं, उसे सुनकर लोग अपने सरकार का सहयोग करती हैं और हम इस तरीके से हम मलेरिया को रोक पाते हैं। और सबसे पहली बात, संविधान हमें जीवन जीने का अधिकार देता है और सरकार का यह कर्तव्य है कि वो भारत के हर एक नागरिक को अच्छा जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है और उसे हर नागरिक को एक अच्छा जीवन देना चाहिए। ठीक है। और सरकार को भी हमारे जीवन जीने का अधिकार की रक्षा करनी होती है, इसलिए उसका फर्ज है कि वो हमें बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम दामों पर उपलब्ध कराएं, जिससे एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी क्या कहते हैं अपना इलाज करा सके। पर अदालतों ने भी अपने बयान में ये बोला है कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वो मरीजों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराए और इसमें इमरजेंसी इलाज की भी सुविधा उपलब्ध हो। और अस्पताल और उनके जो स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं उनका भी ये फर्ज है कि वो मरीजों के लिए आवश्यक इलाज प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी को समझें और जिम्मेदारी को निभाएं। हमारे देश में कई तरह के निजी स्वास्थ्य केंद्र भी हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर जो हैं अपने निजी हॉस्पिटल्स खोल लेते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी भी अपने दवाखाने खोल लेते हैं। और शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जो, और उनमें से बहुत ऐसे डॉक्टर हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब विशेषज्ञ हैं और किसी भी बीमारी का इलाज बहुत विशेषज्ञता से करते हैं। और निजी रूप से व्यक्तिगत रूप से चलाए जाने वाले हॉस्पिटल्स एवं नर्सिंग होम्स भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और शहरी क्षेत्रों में प्रयोगशालाएं, टेस्टिंग लैब्स वगैरह और जो परीक्षण करती हैं और बहुत सारी सुविधाएं, प्राइवेट सुविधाएं जैसा अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह की जांच, और ऐसी दुकानें भी बहुत मिल जाते हैं जिन्हें हम मेडिकल स्टोर्स, जहां पे दवाएं उपलब्ध होती। निजी स्वास्थ्य सेवा, जैसे कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है, इन स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता। और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों से इलाज के लिए काफ़ी भारी मात्रा में और बड़ी मात्रा में पैसा कमाया जाता है और गरीब व्यक्ति को और आम आदमी को ये पैसा व्यय करना पड़ता है। अगर आप अपने शहर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि चारों ओर निजी अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स चारों तरफ भरे पड़े हैं। और अब तो ऐसा हो रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी ये अस्पताल चलाती हैं और कुछ कंपनियां तो ऐसी भी हैं जो दवाइयों को बनाती हैं और उन्हें बेचने में लगी हुई हैं। और शहरों के कोने कोने में दवाइयों के लिए मेडिकल स्टोर्स भी बहुत बड़ी संख्या में हो गए हैं। देखिए, अब हम देखेंगे स्वास्थ्य सेवाएं और समानता। हमारे मन में सवाल उत्पन्न होगा, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? अगर इन सवालों का हम जवाब खोजें तो हम पाएंगे भारत इस समय ऐसी स्थिति का सामना कर रहा है जहां पे निजी स्वास्थ्य सेवाएं तो अच्छे तरीके से बढ़ रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की उतनी ही कमी हो रही है। स्वास्थ्य सेवाएं उतनी की उतनी रह रही हैं, उनमें कोई बढ़ोतरी हो नहीं रही है। और ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाओं का ही सहारा लेना पड़ता है। और ये निजी सेवाएं ज़्यादातर शहरी क्षेत्र में केंद्रित होती हैं और इन सेवाओं का मूल्य अपेक्षाकृत बहुत अधिक होता है। गरीब लोग इस निजी सेवा में इलाज कराने में इतने समर्थ नहीं होते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की दवाइयाँ भी महंगी होती हैं, उनके इलाज भी महंगे होते हैं। और बहुत से लोग इन खर्चों को उठाने में समर्थ नहीं होते हैं और वह अपना बेहतर इलाज नहीं करा पाते हैं, जो ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में कुछ ऐसे कार्यों को भी करते हैं जो सही नहीं होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि सस्ते इलाज उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कौन सा करना है, महंगा इलाज करना है और उन सस्ते इलाजों का प्रयोग नहीं करना है। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो हमेशा देखा जाता है जो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स होते हैं वे पहली बात तो ज़रूरत से ज़्यादा दवाई, सलाइंस और इंजेक्शन लिखते हैं
और जबकि उस बीमारी का इलाज साधारण इलाज से भी हो सकता है, और बीमारी साधारण इलाज से भी हो सकती है, लेकिन फिर भी उन्हें क्या लिखनी है, महंगी दवाइयाँ लिखनी है। और भारतीय जनसंख्या में लगभग 20% लोग ही इलाज के दौरान दवाइयाँ खरीदने में सक्षम होते हैं, और जिन्हें हम गरीब समझते हैं वह इस संबंधी खर्चों को उठाने में सक्षम नहीं होते हैं, और वो इलाज से महरूम ही रहते हैं। उन परिवारों की भी बात कर रहे हैं जिन्हें हम गरीब नहीं कह सकते, वह भी हॉस्पिटल्स के खर्चे और दवाइयों के खर्चे उठाने में अपने आप को कठिनाई का अनुभव करते हैं। और जो लोग किसी बीमारी या चोट लगने के कारण हॉस्पिटल्स में भर्ती होते हैं, अपना इलाज कराते हैं, उनमें 40% लोग अपने खर्चों का भुगतान करने के लिए कर्ज लेते हैं और अपनी या तो कोई संपत्ति बेचते हैं। और अगर हम बात करें गरीब परिवार की, गरीब परिवारों के लिए तो ये चिंता का और भी बड़ा विषय है, और इससे बड़ी बात है कि गरीब परिवार के लोग ऐसी स्थिति बार बार आती है कि उन्हें बीमार होना पड़ता है या चोट ग्रसित होना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है, गरीब लोग पहले से ही उनमें पोषण की कमी होती है, उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन भी नहीं मिलता, ठीक है। और जीवन जीने के लिए वो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे शुद्ध पानी, अच्छा वातावरण और साफ सफाई, इससे वह महरूम रहते हैं, और गरीब आदमियों को ये चीज़ें नहीं मिल पाती। गरीब परिवार पहले से ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं, ये उतना भोजन भी नहीं खाते हैं जितना इन्हें खाना चाहिए, और ये जीवन की आधारभूत जरूरतों जैसे भरपेट भोजन, स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी, इतनी भी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते। और इसी वजह से यही कारण है जो गरीब व्यक्ति ज़्यादा बीमारी का शिकार बनते हैं, और ऊपर से जो हॉस्पिटल्स में इनके इलाज के लिए जो खर्च होता है उनसे इनकी हालत और भी ज़्यादा बेकार हो जाती है। लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं को और लोगों की स्वास्थ्य दशाओं को अच्छा करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, इसमें तो हम संदेह कर नहीं सकते कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है, और सरकार की ये जिम्मेदारी है वह देश के प्रत्येक नागरिक को और खास करके गरीबों एवं सुविधाहीनों को एक क्वालिटी वाला इलाज उपलब्ध करा सके। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना आधारभूत ज़रूरतों एवं सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है, उतनी ही अच्छी स्वास्थ्य सेवा पर भी निर्भर करता है। तो सरकार को ये करना चाहिए वह लोगों की सामाजिक एवं आधारभूत मूलभूत जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए जितना सुधार कर सकता है वो भी करे, और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता भी बढ़ाए, जिससे हर सुविधाहीन और गरीब व्यक्ति को और देश के हर नागरिक को अच्छा इलाज और बेहतर सुविधाएं उन्हें उपलब्ध हो पाएँ। देखिए, किसी भी देश के विकास के लिए ज़रूरी है कि वह देश के नागरिक कितने स्वस्थ हैं। अगर हम एक देश है मध्य अमेरिका में, कोस्टा रिका, अगर उसकी बात करें तो दुनिया का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है कोस्टा रिका, और इसका मुख्य कारण इसके संविधान में ही दिया हुआ है। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, और इसमें कहा गया कि हम अपने देश में सेना नहीं रखेंगे, और इससे उन्हें ये फ़ायदा हुआ कि सेना पे खर्च होने वाले धन को उन्होंने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में और आधारभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने खर्च किया। और कोस्टा रिका की सरकार भी यही मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वह अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर हद से ज़्यादा ध्यान देती है और बहुत बढ़िया उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराती है। कोस्टा रिका की सरकार ने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती है, जैसे पीने का पानी, स्वच्छ वातावरण, अच्छा खाना, अच्छा पोषण और साफ सफाई और आवास की सुविधा प्रदान करती है। और कोस्टा रिका में जो है स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान को उन्होंने क्या कर रखा है, अनिवार्य कर रखा। और यही सब कारण है कि कोस्टा रिका जो है दुनिया का सबसे स्वस्थ देश बनकर सामने आया है।